Hello and welcome to PCS Niyukti Path. So, as you all know, that we are having a NCRT science series, and if you haven't watched, then please you can find the link of the playlist in the description. You can go and watch the series. We have already completed Physics 6 to 8 NCRT, and today we are starting with Chemistry 6 to 8 NCRT. Once we will complete this series from 6 to 10th, and इस बार क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं बीपीएससी के काफी डायनामिक आ रहे हैं, साइंस में एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं एंड थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट डजंट मीन कि जेई और नीट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मैंने काफी जगह देखा कि नीट के क्वेश्चंस पूछ दिए हैं, ऐसा पूछ दिया, वैसा पूछ दिया। नो, सिंस आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, 12th तक साइंस पढ़ी है, सो आई नो दैट कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस हैं 11th एंड 12th के, कुछ छोटे बेसिक चैप्टर्स हैं और जो कि बहुत सिंपल और बहुत इम्पोर्टेंट है। सो उन पार्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो 11th एंड 12th की भी वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं विल बी कवरिंग इन दिस सीरीज एंड देयर आफ्टर हम एक क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे साइंस के ऊपर। ठीक है, सो उससे हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज इन साइंस विदाउट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट मूव माउंटेन्स। सो फर्स्ट इट्स अ एनसीईआरटी series, concepts clear karo, and then we can practice questions and all. So this is our channel PCS Niyukti Path, and if you haven't liked and subscribed till now, so please press the subscribe button first, and then we can start with chemistry. So these are few questions जो कि 6 to 8 NCERT से अभी recently ये वाला क्वेश्चन तो आपका असिस्टेंट इंजीनियर में आया हुआ था। ये असिस्टेंट इसी साल जो पेपर हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर, जो मतलब सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए होता है। उसमें 4 पेपर्स होते हैं, एक जीएस का भी पेपर होता है। सो 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये था। एंड ये कुछ क्वेश्चंस है, एक आपका 2022 का असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का है और ये 38 बीपीएससी प्री में आया हुआ है। सो वंस यू कंप्लीट दिस वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस स्मूथली। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपके वो 9th एंड 10th से आते हैं, बट रीजन बीइंग कि बहुत सारे बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी होते हैं। सो टू कीप एवरीवन ऑन द इक्वल फुटिंग वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक्स। ठीक है, सो सबसे पहले बहुत सुपर इजी चीजें हैं ये, वी जस्ट ब्रश इट अप एंड जल्दी से खत्म करते हैं। पहला है आपका हैंड पिकिंग। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो पहला है हैंड पिकिंग। दीज आर ऑल योर मेथड्स ऑफ सेपरेशन। जो भी मेथड्स ऑफ सेपरेशन हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, क्लास 6 में ना वो बच्चों को बताया जाता है और उसको लेके एक डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है, उनको जब सिखाया जाता है कि ओके दिस इज नोन एज हैंड पिकिंग। जो हम कई बार होते हैं ना, चावल के दानों को चुन रहे होते हैं जब वो गंदा होता है या कुछ होता है, तो उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज योर थ्रेशिंग। तो यहाँ पर काफी सारे लोग होंगे जो कि फार्मिंग से जुड़े हुए होंगे और सारी चीजें करते होंगे, राइट। तो उस केस में जब हमारा वीट या जो राइस है वो स्टॉक में रहता है, इसे स्टॉक बोलते हैं, जब वो ऐसे झाड़ में लगा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसे जब हम लोग किसी पत्थर पे पीटते हैं या फिर जब उसे हम थ्रेशर में डालते हैं, आजकल तो इसके लिए बहुत मशीन्स वगैरह आ गई है जिसको हम थ्रेशर कहते हैं। तो इस प्रोसेस को, टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शाफ, ये जो शाफ है इससे जो हमें ग्रेन को अलग करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेशिंग बोलते हैं। हैंड पिकिंग में तो सिंपल सा है कि आप जो भी कम अमाउंट में, सपोज करो कचरा कम अमाउंट में, इन जनरल कचरा ही कम अमाउंट में रहता है किसी चावल में, या फिर हम कुछ और भी जब पिक करते हैं तो उसमें से हम खराब चीजें जो हैं वो पिक करके बाहर कर देते हैं। स्टोन्स रहते हैं, दाल से स्टोन्स निकालते हैं। जो लोग खेतों का प्रॉपर, ऐसे मार्केट में तो आजकल बहुत साफ सुथरा सामान आता है, बट जस्ट इन केस अगर आप खेत से पास से कहीं से कुछ रॉ लेके आ रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा ही कंकड़ मिट्टी ये सारी चीजें होती है। ठीक है, सो फॉर दैट वी यूज हैंड पिकिंग। नेक्स्ट इज योर विनोइंग। ठीक है, एंड क्योंकि हम बिहार से हैं तो वी ऑल नो व्हाट इज सूप। सूप वाला सूप नहीं, सूप जो छठ पूजा में अ, जब हम लोग अर्घ देते हैं और जो हमारे मम्मी नानी दादी
बुआ फूफा मतलब जो भी फास्टिंग करते हैं छठ पूजा की, वो जो लेके खड़े होते हैं पानी के अंदर और जिसपे हम अर्घ देते हैं, वो वाला सूप, ठीक है। तो उस सूप को यूज करके आपको पता ही होगा दैट हम चीजों को ऐसे ऐसे मतलब हवा में मूव करके और जो भी गंदगी होती है उसे सब सेपरेट करते हैं। अच्छा, ये गंदगी जो है, अब ये बताइए, कभी हम ऐसा क्यों करते हैं, कोई भी हल्की चीज को, हल्की गंदगी को निकालने के लिए सूप यूज करते हैं, ठीक है। ये जो सूप होता है इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैम्बू ट्रे। ओके, सो ये बैम्बू ट्रे हम यूज करते हैं उन चीजों को सेपरेट करने के लिए जिनका वेट बहुत कम होता है, जो थोड़े हल्के होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सूप है या फिर बैम्बू ट्रे है, और इस पे ये जो हस्क है, हस्क कैसा है, हल्का है। उससे क्या होता है, जब आप इसे ऐसे पकड़ के खड़े हो ऊपर हवा में, तो हवा का डायरेक्शन इस तरफ से, तो जो भी हल्का मटेरियल जो कि गंदा है वो क्या होगा, ये दूर जाके कहीं गिरेगा। और जो हेवी मटेरियल है, दैट इज योर ग्रेन्स, इट विल फॉल डाउन। सो इन दैट वे your husk and grains get separated, and for that matter this is known as your winnowing. Next is your sieving. So sieving is a very general and very easy process that we use in our day to day life. Daily आटा गूंदने से पहले उसे चाला जाता है, ठीक है, that is known as your sieving. Next will be your evaporation. Now what is evaporation? Everybody knows evaporation is जब आपका water जो है वो water vapor बनता है. We all know that there are three states of matter, basic three states of matter: solid, liquid और gases. अब इनमें होता क्या है, सॉलिड जो है, सॉलिड से क्या बनता है, लिक्विड। कैसे बनता है सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड है, आइस है, आपका आइस जो है वो मेल्ट होके लिक्विड बनता है। सो दिस इज द प्रोसेस, मेल्टिंग से सॉलिड जो है वो क्या बन जाता है, लिक्विड। अच्छा, अब क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैस कैसे बनता है, तो इट बिकम्स गैस विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। मेल्टिंग, फिर लिक्विड से आपका गैस कैसे बनता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या है, जो भी आपका लिक्विड है वो क्या बन जाएगा, जिसे जो वाटर है इट विल बिकम वाटर वेपर। लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को वी कॉल इट एज इवेपोरेशन, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड व्हेन वी आर मेकिंग द सॉल्ट। आप जहां भी जाओगे, बीचेस साइड में जाओगे, स्पेशली गुजरात साइड में जाओगे, और सॉल्ट बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। सो देयर यू कैन सी दैट यूजिंग दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि हमारा जितना भी सॉल्ट मिल रहा है हमें सारा इवेपोरेशन से ही मिलता है, ठीक है। देयर इज नो अदर प्रोसेस हाउ वी आर गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी एंड ओशंस, फाइन। सो दैट इज इवेपोरेशन। रेन, रेन इज अगेन, इट इज बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। अगर इवेपोरेशन नहीं होगा, सो देयर विल बी नो रेन, और अगेन फिर हमारी हालत खराब होगी। नेक्स्ट इज योर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये दो टर्म्स हैं। सेडिमेंटेशन मतलब किसी चीज का सेडिमेंट करना, नीचे जम जाना, ठीक है। दिस इज योर सेडिमेंटेशन, कि ये सारा जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो नीचे अब जम गई है, ठीक है। वाटर में आपने कुछ मिक्स किया, मिट्टी मिक्स कर दी, कुछ भी मिक्स कर दिया, अब वो नीचे जाके बैठ गया है, दैट प्रोसेस इज नोन एज योर सेडिमेंटेशन। व्हाट इज डिकेंटेशन? डिकेंटेशन है अब जब आपकी सारी चीजें जमीन पे ऐसे बैठ गई है, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ऊपर पानी होगा, अब आप क्या कर रहे हो, उस पानी को ऊपर से निकाल दे रहे हो। नीचे कचरा बैठ गया, अब आप उस पानी को ऊपर से खाली कर दे रहे हो किसी और बॉटल में। तो उस पानी को जो हम खाली करते हैं, इसको बोलते हैं हम decantation. So these terms must be very clear to you. You never know, you might be given in the option and all. And since the paper is getting very dynamic, so we cannot wait कि जो पिछले साल पूछा है, घटना चक्र सॉल्व कर लिया, ये सारी चीजें करके सिर्फ काम नहीं चलेगा। पेपर डायनामिक होते जा रहा है, आपको नहीं पता है कहाँ से किस कॉर्नर से क्वेश्चन पूछते। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, दैट इज अ साइन ऑफ अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। इफ यू वांट टू क्लियर द पेपर, अभी जब टाइम है, यू हैव अभी 3-4 months, सो प्रिपेयर फ्रॉम द स्क्रैच एंड यू विल बी डन। सो नेक्स्ट इज योर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एवरीबडी नोज, कुछ नहीं है, फिल्टर पेपर लगाया है। हम जो आरओ यूज करते हैं अपने घर में, उसमें फिल्ट्रेशन होता है। हम जो चाय सुबह सुबह पीते हैं, शाम को पीते हैं, वहां पे भी हम फिल्टर करते हैं। कोई भी चीज गंदी चीज है उसे हम छान के ही यूज करते हैं। चर्निंग, अब आता है हमारा चर्निंग। व्हाट इज दिस चर्निंग? चर्निंग जो हम दही से मट्ठा निकालते हैं, दही से मट्ठा मतलब क्रीम से मट्ठा निकालते हैं जो बनाते हैं, ठीक है। घी बनाते टाइम जो हम मथते हैं, और ये सारे प्रोसेस जो है इसे हम चर्निंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो औरत है ये क्रीम से घी निकालने की कोशिश कर रही है, फाइन। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज चर्निंग। और ये प्रोसेस वर्क किस पे करता है, कौन से फोर्सेस में काम करते हैं,
तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करते हैं। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? देखो, आपको ये पता होगा, हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था, व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? एक पुल है या फिर एक पुश है, ठीक है, अभी हमने बेसिक फिजिक्स पढ़ी है। फाइन। अब क्या होता है, जस्ट इन केस आप इस तरीके से मूव कर रहे हो, गोल 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 गोल, इस तरीके से मूव कर रहे हो ना। फिजिक्स का एक गोल्डन रूल है जो कि हम बहुत बचपन में सीख लेते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इट इज समथिंग कि एक छठी क्लास के बच्चे को भी पता रहता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी बेसिक थिंग जो हम बचपन में सीख लेते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस, क्योंकि हम सर्कल में घूम रहे हैं तो एक फोर्स हमें अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम अंदर की तरफ भाग रहे होते हैं। आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप गाड़ी चला रहे होते हो। तो जैसे ही आप रोड के कॉर्नर्स पे होते हो तो क्या होता है, गाड़ी थोड़ी सी अंदर की तरफ आती है, ठीक है। या फिर जब आप ऐसे जा रहे होते हो तो बहुत बाहर से चला रहे होते हो तो बाहर की तरफ खींचती है, स्पेशली अगर आप पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हो तो, ठीक है। सो अगर आप कभी पहाड़ों में या थोड़ी ऊंची जगह पे गाड़ी चलाओगे तो उससे आपको पता चलेगा कि अगर आप टर्न मार रहे होते हो और बहुत बाहर से टर्न मारोगे तो ऐसा लगेगा अभी आप खाई में गिर जाओगे, ठीक है। एंड अगर आप अंदर से ले रहे हो तो ऐसा लगता है कि अंदर भाग रहे हैं हम लोग। अब इसमें क्या होता है, ऐसा होता है कि हमारे पास ना जो फोर्सेस लग रहे होते हैं, एक हमारा फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है, इनसाइड लगता है। और क्योंकि इस फोर्स को बैलेंस करना है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसलिए बाहर की तरफ भी हमारे पास एक फोर्स लगता है विच इज नोन एज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। अब क्या होता है, चर्निंग के प्रोसेस में भी हम इसी चीज को यूज करते हैं। जब हम वॉशिंग मशीन घुमाते हैं, कभी सोचा है वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते टाइम कि अरे यार ये कैसे गंदगी साफ हो जाती है, उसमें भी यही होता है। उसमें हम कपड़ों को इतनी जोर जोर से सर्फ वगैरह डाल के रोटेट करते हैं कि उसका जो कचरा होता है ना वो फेंका जाता है बाहर, मूवमेंट की वजह से, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर सेपरेशन वर्क्स, वहां पे भी सेपरेशन का ही काम हो रहा है। सो दिस टर्निंग इज बेस्ड ऑन योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुल रहे हैं वो किस फोर्स की वजह से धुल रहे हैं, जो हम लोग क्रीम बना रहे हैं, बटर बना रहे हैं, चर्निंग कर रहे हैं, उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है। तो ये सारी बहुत बेसिक चीजें, इसको एक बार आप समझ लोगे तो आंसर करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक सेपरेशन। आपने ये देखा होगा, आप किसी कारपेंटर के यहाँ जाओगे सो यू विल सी कि नेल्स वगैरह वो तो बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उनके पास कचरा वगैरह भी बहुत ज्यादा होता है। सो व्हाट हैपेंस, दे आर वेरी केयरलेस विद देयर नेल्स एंड ऑल। अब इतने कचरे में से नेल को हैंड पिक करके उठाना इज वेरी डिफिकल्ट। सो दे आर वेरी स्मार्ट, दे कीप अ मैग्नेट, दे कीप अ बिग मैग्नेट। मैग्नेट लगाते हैं, सारा आयरन का नेल जो है कचरे में से उनमें चिपक जाता है। सो दिस इज नोन एज योर मैग्नेटिक सेपरेशन। दिस यू कैन यूज कभी भी आपके पास कोई मैग्नेटिक चीज है और आपको उसे सेपरेट करना है किसी बड़े चीजों से, तो वहां पे यू कैन यूज दिस मैग्नेटिक सेपरेशन। दिस विल बी अ वेरी स्मार्ट वे टू सेपरेट सम मैग्नेटिक चीजें। फाइन। नेक्स्ट इज योर टॉपिक फाइबर टू फैब्रिक। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये 6 to 8 एनसीईआरटी तीनों में हर साल एक एक चैप्टर आपको मिलेगा, फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर फाइबर्स। फाइबर्स हैं जो कि हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, कभी सिंथेटिकली हम लोग बना लेते हैं, और अल्टीमेटली इन फाइबर से हम लोग क्या बनाते हैं, अपने कपड़े बनाते हैं, ठीक है। सो फाइबर्स आर substances जिनसे हम हमारे क्लोथ्स बनाते हैं। फाइन। नाउ these fibers can be of two types, one will be your natural fibers, one will be your synthetic fibers। नाम से ही क्लियर है, नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचर से ऑब्टेन हो रहा है, जो हमें एनवायरनमेंट से नेचुरली ऑब्टेन हो रहा है, हमें उसके लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं, केमिकल्स यूज करने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक मतलब जो हमने खुद से बनाया, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, ओके। सो नेचुरल आर नेचुरल occurring fibers, और synthetic में we will have man made fibers। ओके। नाउ दीज नेचुरल फाइबर्स, अब नेचुरल फाइबर्स है, आप प्लांट से भी ऑब्टेन करते हो, जैसे कॉटन ऑब्टेन करते हो, जूट ऑब्टेन करते हो, ठीक है, हमें प्लांट से मिल जाते हैं। फिर हमें कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जैसे कि वूल हम यूज करते हैं, शॉल वगैरह बनाते हैं। देन वी हैव आर सिल्क हो गया, ठीक है। सो दीज आर योर फाइबर्स विच आर obtained फ्रॉम द एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल बेस्ड दोनों टाइप के फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक में आपके पास केमिकल्स हो गए, ये हो गए, उस तरह से आप फाइबर्स को बनाते हो। फाइन।
नेक्स्ट इज योर, अब देखो ये कॉटन है, कॉटन हम लोग प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, इस तरह से कॉटन बॉल्स होते हैं, ठीक है। सो द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट जो है उन्हें उसमें क्या आते हैं, कॉटन बॉल्स लगते हैं, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। यहाँ से इसको हम तोड़ेंगे या फिर यहीं से कॉटन प्लग करके लेके जाएंगे। उसके बाद सारे कॉटन्स को हम लोग ऐसे रख देते हैं। और ये देखो ये कंघी दिख रहा है, ये लड़की है, इसे कंघी करेगी, कंघी करके क्या होगा, ये लंबे लंबे ऐसे ऐसे फाइबर्स में निकल के आ जाएगा। क्योंकि अब कॉटन बॉल से तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है, उसको हमें फाइबर में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, फाइबर वैसे तो ये कॉटन बॉल्स ही है, ठीक है। सो अब इस फाइबर को लेके हम इसे इस फॉर्म में बनाएंगे सो दैट वी कैन मेक सम क्लोथ्स, बिकॉज कॉटन बॉल से यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो इस प्रोसेस को, जिसमें हम इन कॉटन कॉटन बॉल्स को पिक करके लंबे लंबे करके इसे खींच देते हैं, दैट इज नोन एज गिनिंग ऑफ कॉटन। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग ऑफ कॉटन। सो दिस गिनिंग इज क्लियर। नेक्स्ट इज योर जूट। ये जूट का पौधा है, ये भी आपका एक प्लांट बेस्ड फाइबर है, एंड दिस जूट इज ऑल्सो नोन एज योर गोल्डन फाइबर, ठीक है। हमारे बिहार के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जूट का थोड़ा प्रोडक्शन होता है, आप मुझे ये बताना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जूट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज योर स्पिनिंग। अच्छा, अब कई लोग को समझ नहीं आता है कि ये यार्न क्या होता है, व्हाट इज दिस यार्न। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब आपने यहाँ पे क्या किया, इन फाइबर्स को ऐसे ऐसे लंबा कर लिया, दिस इज नोन एज योर गिनिंग। अब हम बोल रहे हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या करते हैं, इन लंबे लंबे फाइबर्स को हम लोग अरेंज कर देते हैं, असेंबल कर देते हैं अलग अलग चीजों में, कलरिंग वगैरह करने के बाद, और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, यार्न। अब ये यार्न है कौन सी चीज, मैं बचपन में बहुत कंफ्यूज हुआ करती थी। अब ये यार्न जो है, दिस इज योर दिस थिंग, जो हम लोग ये ऊन के बॉल्स वगैरह बना लेते हैं ना, इस ऊन के बॉल्स को ही वी कॉल इट एज यार्न, ठीक है। ये जब हम जैसे धागा हो गया, धागा भी आपका यार्न है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर उससे चीजें बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, ये जो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह की चीज में, उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। गिनिंग इज क्लियर, स्पिनिंग इज क्लियर। आई नो कि अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीविंग एंड निटिंग, ठीक है। हमें एक्चुअल में कोई डिफरेंस समझ नहीं आता है कि व्हाट इज वीविंग, व्हाट इज निटिंग, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वीविंग एंड निटिंग। वीविंग जो है, इसमें क्या होता है, इसमें आप कोई भी दो या दो से ज्यादा यार्न्स को लेते हो और साथ में उसे वीव करते हो, जैसे कि ये देखो, दिस इज योर वीविंग। इसमें आपने दो यार्न्स को लिया है, एक यार्न आपका ये है, इस कलर का है, और एक यार्न इस कलर का है। अब आप उसे इंटरलॉक करके एक कपड़ा बना रहे हो। सो जब आप दो यार्न्स को यूज करोगे, दो या दो से ज्यादा भी कर सकते हो अलग अलग कलर्स का, अगर आपको कुछ डिजाइनिंग करनी है तो, बट मिनिमम टू होना ही चाहिए। सो व्हेन यू यूज टू और मोर yarns to weave a cloth, to make a cloth by interlocking or doing something, that process is known as your weaving. देन व्हाट इज निटिंग। सो निटिंग में हम लोग सिंगल यार्न को यूज करते हैं, एक ही यार्न से हम कपड़ा बनाएंगे। अब आप बोलोगे कि हमारी मम्मी लोग तो मतलब निटिंग में भी बहुत क्रिएटिव है, वो तीन चार कलर का स्वेटर बना देते हैं, सॉक्स बना देते हैं। बट निटिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम लोग एक ही ऊन को यूज करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे ये हो गया ना, ये आपका एक ऊन यूज करने का मतलब है कि एक ही ऊन से आपकी सारी चीजें चल रही होगी। जैसे कि आपका सॉक्स हो गया, वो आपका निटेड होता है। निटेड होने का मतलब ये है, अगर आपने यहाँ से इसका एक पार्ट भी अगर हल्का सा खोल दिया ना, ये पूरा कपड़ा खुल जाएगा, पूरा का पूरा स्वेटर खुल जाएगा, भले ही आपने इसमें 50 कलर यूज कर दिए हो, ठीक है। सो निटिंग का आइडिया ये होता है कि अगर आप उसे एक भी स्ट्रैंड खोलोगे तो वो पूरा खुल जाएगा, एक ही टाइप के यार्न से आपका पूरा का पूरा क्लोथ बना हुआ है, दैट इज नोन एज निटिंग। उसको हम लेमन लैंग्वेज में बुनाई भी बोलते हैं। नाउ जस्ट क्विकली रिवाइज द होल प्रोसेस। कॉटन है, कॉटन रोल्स को यूज करके हमने क्या किया, गिनिंग किया, गिनिंग करके हमें प्रॉपर फाइबर ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। ये कॉटन बॉल्स होंगे, एनसीईआरटी में भी टर्म्स गलत हो जाते हैं। ओके, कॉटन बॉल्स बोल लो, एंड कॉटन बॉल्स को वील डू द गिनिंग, एंड देन गिनिंग करके वी ऑब्टेन द फाइबर। फाइबर को वील स्पिन द फाइबर, चरखे वगैरह पे हम उसे स्पिन करते हैं, और उससे क्या बनता है, यान बनता है। वो जो ऊन थी, दैट इज नोन एज योर यान। यान के बाद यू कैन मेक द फैब्रिक। जो भी कपड़ा है वो दो प्रोसेस से बन सकता है, एक हो गया वीविंग, एक हो गया निटिंग। निटिंग में आप एक ही कपड़े को बुनाई करके बनाओगे,
एक ही यान को यूज करोगे और उसकी बुनाई करोगे बढ़िया तरीके से। एंड वीविंग में यू कैन यूज 2 और more yarns, मिनिमम 2 जरूरी ही जरूरी है। नेक्स्ट इज योर एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर obtained फ्रॉम द एनिमल्स, राइट। अब देखो इस टाइप के ना क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। आई रिमेम्बर 69 बीपीएससी में कुछ पूछा था अंगोरा गोट से रिलेटेड, ठीक है। इसी चैप्टर से क्वेश्चंस थे, अंगोरा गोट से रिलेटेड एक 69 बीपीएससी में एक क्वेश्चन था। सो यू कैन गो एंड चेक। सो नेम ऑफ द ब्रीड, ये आपका लोही ब्रीड है। लोही ब्रीड जो है ये अच्छी क्वालिटी का वूल देता है। ये लोही ब्रीड कहाँ मिलता है? राजस्थान का है। तो इट माइट बी आस्क्ड कि लोही ब्रीड इज फाउंड इन राजस्थान, या एंड स्पेशली ये जो एक स्टेट वाले हैं ना, ये पूछा जा सकता है। जैसे मारवाड़ी, मारवाड़ी लोग राजस्थानी होते हैं इन जनरल, बट दिस मारवाड़ी वूल इज फाउंड इन गुजरात। पटनवाड़ी, दैट इज ऑल्सो इन गुजरात। देखो ये भाकड़वाल, ये वुलन शॉल, कश्मीर के शॉल बहुत फेमस होते हैं। वो कौन से ब्रीड से मिलते हैं? वो भाकड़वाल ब्रीड से मिलते हैं। नेक्स्ट इज योर नाली, नली। ये तुम्हारा कारपेट वूल होता है। कारपेट वूल मतलब कारपेट बनाने के जो काम आएगा। नेक्स्ट इज योर रामपुर बुशैर। अब ये रामपुर बुशैर कहाँ मिलता है? सो दिस इज अ ब्राउन फ्लीस, ब्राउन कलर का इसका फ्लीस या वूल मिलता है, एंड इट इज फाउंड इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। मोस्टली हिमाचल प्रदेश आप बोल सकते हो, ठीक है, रामपुर बुशैर। ओके। अब हमने बात कर ली कि दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीप्स, जहां से कि हमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स है, जहां से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वूल मिल रहा है। ये सारी जो ब्रीड्स थी ये शीप की ब्रीड थी। जो भेड़ होते हैं ना, भेड़ में जो वूल लगते हैं, ये उनकी ब्रीड्स थी। तो ये ब्रीड्स इंपॉर्टेंट है। देन हाउ डू वी ऑब्टेन दिस फाइबर एग्जैक्टली, क्या प्रोसेस है? जैसे हमने पढ़ा कॉटन को लेके कि क्या प्रोसेस है, किसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग क्या है, गिनिंग क्या है, यान बनाना क्या है, वीविंग और निटिंग में क्या डिफरेंस है। दो ही, तीन या चार टर्म है, चार टर्म है यहाँ पे। स्पिनिंग, गिनिंग। गिनिंग क्या हो गया? स्टार्टिंग वाला पार्ट। स्पिनिंग क्या हो गया? यान बनाना। फाइन। अब फैब्रिक बनाना है तो निटिंग और वीविंग। इजी। एक बार और रिवाइज कर दोगे, ट्रस्ट मी, आपको जीवन में फिर दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वीडियोस। ओके, चलो। First is your the fleece of the sheep along with the thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. So what is shearing? जब शेयरिंग इज जस्ट लाइक कि आप एक ट्रिमर ले रहे हो और आप शीप के ऊपर उसका जो स्किन के साथ जो ऊपर उसके वूल लगा है उसको रिमूव कर रहे हो। नॉट एग्जैक्टली द ट्रिमर दैट ह्यूमंस यूज, उनका अलग से ट्रिमर आता है, अलग से मशीन आती है जिसको यूज करके उनको उनका जो वूल है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो शेयरिंग इज योर वूल obtaining process या extraction process you can call it. Next is your scouring. What is scouring? So scouring is, अब वो जो wool है, अब वो 6-8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तक अपने बॉडी पे लेके घूम रहे थे, इधर उधर गंदगी कचरा ये वो। सो नाउ वी हैव टू क्लीन दैट वूल। सो क्लीनिंग एंड वॉशिंग का जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज योर स्काउरिंग। नेक्स्ट वी हैव टू सॉर्ट द वूल। अब कुछ वूल का टेक्सचर अलग होगा, कुछ वूल का टेक्सचर अलग होगा। हमारे बॉडी में ही 10 चीजें हैं, 10 अलग अलग तरह की होती है। वो शीप है, ठीक है। सो शीप जो है, शीप की भी जो वूल है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर ऑफ वूल होंगे। इट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट बिकॉज विदाउट सॉर्टिंग नथिंग इज पॉसिबल। सो स्काउरिंग के बाद वी हैव सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कर लेते हैं उसकी कि जहां पे जैसा जैसा वूल है उसके अकॉर्डिंग वी कैन सॉर्ट इट आउट। देन उसमें से जितने भी बर्स होते हैं वी पिक इट आउट फ्रॉम द हेयर। स्मॉल फ्लफी फ्लफी फाइबर्स जो होते हैं, जैसे आपने ठंडियों में ऐसा देखा होगा, आपके कपड़ों के ऊपर छोटे छोटे गोल गोल जो वुलन क्लोथ होते हैं उस पर कुछ कुछ निकल के आ जाता है, थोड़ा रफ सा हो जाता है वो यूज करने के बाद थोड़ा, उसको बर्स बोलते हैं, ठीक है। जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा निकल के आता है ना, बॉल्स जैसा होता है और सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बर्स बोलते हैं। फाइन। तो जो स्मॉल फ्लफी फाइबर सा निकल के आता है आफ्टर यूजिंग योर वुलन क्लॉथ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, थोड़ा घिसने के बाद जब वो निकल के आता है, सो दैट इज नोन एज योर बर्स। तो उस टाइप के जो बर्स होते हैं, छोटे छोटे फ्लफी फाइबर्स, उसे कलेक्ट किया जाता है। देन इट इज डाइड इन वेरियस कलर्स। डाइड एज इन कलरिंग की जाती है, उसे अलग अलग डाइज में डिप करके इट इज कलर्ड। क्योंकि जो नेचुरल फ्लीस होता है, जो भेड़ होते हैं वो या तो ब्लैक भेड़ होते हैं, ब्राउन भेड़ होते हैं, तो सफेद भेड़ होते हैं। नाउ वी हैव द क्लोथ्स इन वेरी डिफरेंट वाइब्रेंट कलर्स। सो फॉर दैट वी नीड टू डाई इट फर्स्ट, ठीक है। तो डाइंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है। अब उसे भी फाइबर्स को फिर सीधा किया जाएगा, लंबा लंबा किया जाएगा, एंड देन उसका यान बनाया जाता है, ऊन का जो गोला है वो बन जाता है। दिस इज द प्रोसेस। शेयरिंग, अगेन शेयरिंग मतलब ट्रिमिंग का काम हो गया। स्काउरिंग,
उसको साफ करना। ये देखो मशीन में ये धोया जा रहा है, टैंक्स में से स्काउर किया जा रहा है। अब देखो इससे यान बना दिया बड़े बड़े, उसके बाद बर्स वगैरह निकाल दिए गए छोटे छोटे, जो मैंने बताया ना जो ठंडियों में हमारे कपड़ों पे आते हैं गोल गोल से। उसके बाद उसे डाई किया जाता है, डाइंग इज योर कलर एडिंग प्रोसेस, एंड फिर उसे रोल कर दिया जाता है यान में। अब इस यान को यूज करके यू कैन डू इधर निटिंग या फिर वीविंग। नेक्स्ट इज योर सिल्क वर्म। क्योंकि बिहार में हमारे पास एक सिल्क सिटी है, अब वो सिल्क सिटी कौन सी है, यू मस्ट बी नोइंग। इस बार आई रिमेम्बर डीएसओ के पेपर में क्वेश्चन आया था कि भागलपुर इज फेमस फॉर व्हाट, एंड काफी वो चला था कि उसमें क्योंकि जर्दालू मैंगो भी दे रखा था और ये भी दे रखा था। हालांकि आपका जो जर्दालू मैंगो है दैट हैज गॉट द जीआई टैग फ्रॉम द भागलपुर, बट स्टिल अगर भागलपुर का नाम आता है और वो फेमस है पूरे इंडिया में किसी चीज के लिए, तो वो है सिल्क सिटी के लिए, एज अ सिल्क सिटी बेसिकली। ठीक है, इट्स नॉट वन एंड ओनली सिल्क सिटी। सिल्क सिटी आपके इंडिया में और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका बनारस है, आपका कांचीपुरम है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारी जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट सिल्क मिलता है, सबका जो सिल्क का क्वालिटी है, यूनिकनेस है, इट इज डिफरेंट। सो वन ऑफ द सिल्क सिटी इज देयर इन बिहार एज वेल। हमारे बिहार में जो भागलपुर है वहां पे कौन सा सिल्क मिलता है, तसर सिल्क, राइट। सो अब ये जो सिल्क है ना, जब मुझे बचपन में पता चला था सिल्क बनाने का प्रोसेस, इट इज वेरी हार्ट रेंचिंग टू नो कि वी आर किलिंग द बेबी बटरफ्लाईज, इवन जस्ट मतलब वो पैदा होते हैं एंड उन्हें हमें मारना पड़ता है जस्ट टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम देम। अब इनकी लाइफ साइकिल काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो मॉथ्स होते हैं, अडल्ट मॉथ, इसे मॉथ बोल लो या ये बटरफ्लाई होते हैं, ठीक है, इन्हें बटरफ्लाई भी बोल सकते हो। ये बटरफ्लाईज, अब सारे बटरफ्लाईज जो है वो हमें सिल्क नहीं देते हैं, उनसे हम सिल्क नहीं लेते हैं। कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई है, उनको हम स्पेशल पेड़ों पे ग्रो करते हैं, जैसे मलबरी। जो मलबरी का जो पेड़ होता है, तूत जिसे हम कहते हैं या शहतूत बोलते हैं हमारे साइड में, तो तूत या शहतूत के पेड़ पे जो बटरफ्लाईज बैठते हैं, उनसे हम लोग क्या करते हैं, वो वहां पे पहले अंडे ले करते हैं, उन अंडे से छोटे छोटे लार्वा निकल के आते हैं। ठीक है, हाँ ये रहा मलबरी लीव्स। ओके, अब ये लार्वा क्या करता है, ये मलबरी लीव्स को खाते हैं, काफी देर तक ये खाएंगे 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 खाएंगे, और खाने के बाद ये क्या करते हैं, ये कुछ सिक्रीशंस करते हैं, कुछ सिक्रीशंस करते हैं और उस सिक्रीशन से खुद को ऐसे कवर कर लेते हैं। ओके, ऐसे अंडे जैसे ही खुद को बाहर से कवर कर लेंगे, और ये कवर इसलिए करते हैं ताकि वो उसके अंदर ग्रो कर सके, उसके अंदर वो बढ़ के फिर से वो बड़े वाले बटरफ्लाई बन सके। पर हम लोग इतने जालिम हैं, हमने क्या किया है, हम ये जब अपने आप को ये लोग पैक कर लेते हैं ना ककून में, इस पैकिंग को बोलते हैं ककून। ठीक है, व्हेन दे गेट पैक्ड इनटू द ककून, व्हाट वी डू, वी पिक दीज ककून, हम इसे उबलते हुए पानी में डालते हैं ताकि उसका सिल्क जो है वो खुल जाए, और हम इनको जान से मार देते हैं सिल्क पहनने के चक्कर में। बट ठीक है, दिस इज द प्रोसेस, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। अब देखो, ये सेरीकल्चर हो गया, पिस्सी कल्चर हो गया, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में कई बार आ जाते हैं, तो आपको टर्म क्लियर होना चाहिए। सो सेरीकल्चर, सेरी का मतलब होता है सिल्क कल्चर। ठीक है, उसी तरह आता है हमारे पास पिस्सी कल्चर। पिस्सी मतलब होता है फिशेस। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है आपको जो कि ध्यान में रखने हैं। ओलेरी कल्चर, विटी कल्चर, ये सभी हम डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे आएंगी चीजें। ठीक है, विटी कल्चर ग्रेप का कल्चर होता है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यू कल्चर्स, यू शुड बी नोइंग कि किस कल्चर को। हॉर्टिकल्चर होता है जिसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो करते हैं। सो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म वर्क्स। एंड व्हेन वी टेक आउट द थ्रेड्स फ्रॉम द ककून, ककून से जब हम वो लंबे लंबे थ्रेड्स को निकालते हैं, दैट इज नोन एज योर रीलिंग द सिल्क। ओके, उनके हम रील्स निकाल रहे हैं। फाइन। सो योर ककून है, ककून से व्हेन वी एक्सट्रैक्ट द थ्रेड, उसे उबलते हुए पानी में डालते हैं। अब क्या होगा, उबलने लगेगा। जैसे हम लोग नूडल्स डालते हैं ना उबलते हुए पानी में, जब हम नूडल्स को बॉईल करते हैं धीरे धीरे वो खुलने लग जाते हैं, उसी तरह ककून को तुम पानी में डालोगे वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। अब उससे लंबे लंबे थ्रेड्स निकालते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज योर रीलिंग द सिल्क। नेक्स्ट इज योर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन बिंग इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला जो फाइबर था, अब यहाँ पे ध्यान देना है हमें, सबसे पहला जो सिंथेटिक फाइबर था कहने को, वो कौन सा था, रेयन। रेयन जो था उसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। इसे हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो इसे हम वुड पल्प से ऑब्टेन करते हैं। तो वुड का पल्प लेंगे एंड उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट्स देंगे, उससे हमें एक आर्टिफिशियल सिल्क मिलता है जिसे हम रेयन बोलते हैं। बट
The question might be asked to you कि first fully synthetic fiber, although rayon artificial silk is obtained from the wood pulp ही यूज कर रहे हैं, उसको हम केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उससे हमें ये आर्टिफिशियल फाइबर मिल रहा है, बट इसे हम नेचुरल फाइबर नहीं बोलते, जबकि इसका सोर्स जो है कहीं ना कहीं नेचर ही है। इसको हम पूरी तरह केमिकल से नहीं बना रहे हैं, नेचर से कुछ ले रहे हैं, उसमें केमिकल लगा रहे हैं और उससे हमारा ये बन जा रहा है। फाइन। बट जो सबसे पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है जिसमें कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट यूज नहीं हुआ है, वो है नायलॉन। तो इसको हमें बहुत ध्यान में रखना है कि नायलॉन जो है इट इज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, विच मीन्स उसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल, कोई भी नेचुरल चीज वी हैवंट यूज्ड। नेक्स्ट इज योर पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर, नेम इटसेल्फ सजेस्ट पॉली, पॉली का मतलब मैनी, पॉली इज इक्वल टू मैनी। बायो में या फिर कहीं भी आप ये जब वर्ड पढ़ते हो ना, पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी। एंड एस्टर, एस्टर इज अगेन अ फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आई विल टीच यू, एस्टर इज योर फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड। ठीक है। सो पॉली एस्टर मीन्स कि बहुत सारे एस्टर्स से बना हुआ है ये। इट इज अ सिंथेटिक फाइबर विच इज मेड अप ऑफ पॉलीएस्टर। नाउ एग्जाम्पल जो है इसका टेरिलीन है और पीईटी है, पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट। फाइन। सो नाउ व्हाट हैपेंस, कई बार एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट जो आपके टर्म्स होते हैं उनके फुल फॉर्म्स भी पूछ लेते हैं। जैसे इसी बार 71st प्रीलिम्स में भी एक पूछा था, काफी कॉम्प्लेक्स वैलेरेट करके कुछ ब्यूटाइरेट और इस टाइप का कुछ आपका क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो फुल फॉर्म्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो है टेरिलीन और पेट जो है, दीज बोथ आर पॉलिएस्टर। नेक्स्ट इज योर एक्राइलिक फाइबर। एक्राइलिक फाइबर भी जो है इट इज ऑल्सो सिंथेटिक मैनमेड टेक्सटाइल मटेरियल, जो कि आपका एक्रोनाइट्राइल से बनता है। काफी वर्सेटाइल फाइबर होता है, वूल लाइक होता है, जो हम लोग आजकल देखते हैं बिकॉज अब जो ठंडियों में वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर वुलन क्लॉथ्स, एज एन वुलन क्लॉथ्स एज एन जो प्रॉपर आपका पश्मीना है और ऊपर जो वूल के बनते हैं, जो शीप से जो वूल निकल के आते हैं, तो उस प्लेस पे नाउ पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग एक्राइलिक फाइबर बिकॉज इट इज चीपर। थोड़ा सस्ता होता है ये। ठीक है, थोड़ा नहीं, काफी सस्ता होता है और ये वूल जैसा अपीयरेंस देता है, फेक वूल कह सकते हो। नेक्स्ट इज योर प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग। उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। जितने भी आपकी प्लास्टिक है, नाइलन है, ये सब क्या होते हैं, आराम से आप जैसे उसे गर्म करोगे चिपक जाते हैं। राइट। सो थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पीवीसी। पीवीसी को भी अगर आप हीट करोगे तो वो मेल्ट हो जाता है। अब होता है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से होते हैं, वो प्लास्टिक जो सेट हो जाए। सेट हो जाए मतलब एक बार आपने उसे सेट कर दिया, अब वो हिलेंगे भी नहीं, अब वो वैसे ही रहेंगे। उसको आप हीट करो, उसको आप कुछ भी करो, आप उसे रीमोल्डिंग नहीं कर सकते हो, दोबारा से आप उसे शेप नहीं दे सकते हो। वेरएज जो थर्मोप्लास्टिक है, इसको क्या कर सकते हो आप, दोबारा से हीट करके, जैसे सोना होता है ना कि आप उसे दोबारा से तोड़ तोड़ के दोबारा दोबारा बना सकते हो, उसी तरीके से आप थर्मोप्लास्टिक को बार बार बना सकते हो, उसे रिसाइकिल कर सकते हो प्लास्टिक को, थर्मोप्लास्टिक को। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, एक बार जो आपने उसे शेप दे दिया, जो भी कर दिया, उसके बाद आप उसे दोबारा कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट जो है आप जो अपने घर में नॉनस्टिक पैन वगैरह यूज करते हो, जितने भी कुकवेयर यूज करते हो, उसका जो हैंडल होता है इट इज मेड अप ऑफ बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन का बना होता है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एई। तो ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। सो अब देखो, आई डोंट नो मैंने ये पेपर कहाँ से उठाया है। सो इस पेपर में बच्चे ने पीवीसी मार्क किया हुआ है। अब बच्चे ने ये पढ़ा होता तो ही वुड हैव इजीली मार्क द आंसर। सो पीवीसी तो किसी जन्म में नहीं होगा, इतना हमें क्लियर है कि पीवीसी इज नॉट पॉसिबल। देन वी हैव स्टडीड, क्योंकि पीवीसी इज व्हाट, थर्मोप्लास्टिक। और इसमें क्या पूछा है, नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, किस थर्मोप्लास्टिक नहीं है। वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोप्लास्टिक, जो कि बार बार हम बना सकते हैं, हीट करने से डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, सो पीवीसी इज नॉट द वन। देन पॉलिएस्टर, या पॉलिएस्टर के क्लोथ्स जो हैं उनको भी हम डिफॉर्म कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। राइट, दिस इज ऑल्सो नॉट अ, दिस इज ऑल्सो थर्मोप्लास्टिक, बेसिकली काइंड ऑफ थर्मोप्लास्टिक जैसा ही इसका बिहेवियर है। नेक्स्ट इज अ नाइलॉन। नाइलॉन को भी आपने देखा होगा, जब भी ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप कुकिंग वगैरह कर रहे हो तो कॉटन के कपड़े पहन के क्या करो, नायलॉन के कपड़े पहनना एडवाइजेबल नहीं होता है। रीजन भी, नायलॉन के कपड़े पहन के अगर आप कुकिंग कर रहे हो, थोड़ा सा भी कहीं कुछ फायर वगैरह का इंसिडेंट हुआ, तो उससे क्या होता है, नायलॉन के कपड़े जो है वो आपकी बॉडी पे पूरा चिपक जाएंगे, एंड विच विल बी वेरी, मतलब डिफिकल्ट और बहुत डैमेजिंग होता है। सो नायलॉन भी जो है इट इज
अ थर्मोप्लास्टिक, नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। अब ये तीनों जो है थर्मोप्लास्टिक वाले, ये तो थर्मोप्लास्टिक ही है, हमने पढ़ रखा है, ये भी दोनों थर्मोप्लास्टिक वाली प्रॉपर्टीज ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इपॉक्सी। इपॉक्सी जो होता है ये एक टाइप का नेचुरल सेल्युलर मटेरियल होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज योर changes around us. So this is a topic which is very super easy. It will hardly take 5 minutes. So changes around us is all the changes जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं, इसको हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब फिजिकल और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज जैसे आप देख सकते हो यहाँ बर्फ का एग्जाम्पल, और केमिकल चेंज में फायर रखा हुआ है। ठीक है, अब फिजिकल और केमिकल चेंज हमें कैसे समझना है? फर्स्टली जो आपका फिजिकल चेंज होता है, और एक हो गया आपका केमिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज नाम से ही पता चल रहा है कि उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स में चेंजेस होंगे। फिजिकल एस्पेक्ट्स मतलब उसका शेप हो गया, उसका साइज हो गया, उसका स्टेट ऑफ मैटर हो गया, शेप, साइज, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर मतलब कि जैसे अगर आइस है तो वो पहले सॉलिड था, फ्रिज में रखा सॉलिड था, अब उसे हमने बाहर निकाल दिया, वो लिक्विड हो गया, तो वहां पे वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकल चेंज को अगर आप देखोगे, अब आपने एक पेपर लिया, पेपर को आपने फोल्ड फाल्ड करके एक बोट बना दिया, तो वो फिजिकल चेंज है। पेपर थोड़ी चेंज हुआ, पेपर तो पेपर ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। सो उसका सिर्फ शेप चेंज किया आपने, साइज चेंज किया। तो जितना भी बाहरी चीजों से जो आपका एस्पेक्ट जो चेंज होता है, फिजिकल एस्पेक्ट पे अगर आप चेंज ला रहे हो, तो दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। ये जो फिजिकल चेंज होता है दैट इज रिवर्सिबल। इसको जो है आप उल्टा कर सकते हो, पेपर से आपने बोर्ड बनाया, अब पेपर को खोल के आप क्या कर दोगे कि वापस से पेपर मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। सो फिजिकल चेंजेस आर योर रिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल एस्पेक्ट्स में चेंज होते हैं। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है इस केस में, कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है नहीं, पेपर है तो पेपर ही रह रहा है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, पेपर हो गया, आपका आइस हो गया, आइस से आपका फिर वाटर वेपर बन रहा है, सॉलिड कार्बन हो गया। बहुत सारे केसेस है जहाँ पे कि फिजिकल, जहाँ पे फिजिकल मैटर चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल। अब आपको दुनिया की कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए, आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो कि फिजिकल चेंज कौन सा होगा, केमिकल चेंज कौन सा होगा, क्योंकि फिजिकल चेंज का आपको कंसेप्ट अब क्लियर है। नाउ व्हाट इज केमिकल चेंज? तो केमिकल चेंज का मतलब है उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज होना, कोई केमिकल एस्पेक्ट को इफेक्ट करना। इसमें हमेशा आपका केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। कोई भी चीज करोगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, अलग से कुछ चीज बन रही होगी। ठीक है, कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, चेंज इन कॉम्पोजिशन। जैसे आपका H2O है तो वो H3O बन गया, या फिर कुछ और बन गया। तो उस चीज में क्या है कि आपका जो केमिकल नेचर है उसका वो चेंज हो रहा है। अगर H2O है, अगर उसको हमने H3O बना दिया, तो केमिकली इट इज गेटिंग चेंज। ठीक है, अब ये एटम एटॉमिक लेवल पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो नाउ इट विल बी टर्म्ड एज योर केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज कि ये जो है इरिवर्सिबल होता है, इसको आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपने पेपर लिया, पेपर को जला दिया, अब आप उस ऐश से वापस पेपर बना सकते हो? किसी जन्म में नहीं बना पाओगे। फाइन। सो दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। और लास्ट चीज है कि न्यू सब्सटेंस जो है वो यहाँ पे बनता है। जैसे पेपर लिया आपने और उसको आपने जला दिया, तो इन दैट केस अब आपके पास न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ है? दैट इज योर एशेस। जो भी आपका राख बन के आया है दैट इज योर न्यू सब्सटेंस, एंड यू कैन नॉट चेंज इट। फाइन, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। सो योर, वी कैन से जो कंबशन है, कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है योर दो सब्सटेंसेस जब उसे हम बर्न करते हैं तो वो हमें हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करे। ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज को, जिसे हम आग लगा सकते हैं, जिसमें हम बर्निंग कर सकते हैं, जिसको हम जला सकते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज योर कंबशन। अब कंबशन के लिए भी अगर आपको पता हो तो तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला, ऑक्सीजन। तो ये सारे कंसेप्ट हम अभी इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, काफी टाइम लग जाएगा इसमें। फाइन, ओके। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अभी आपके लिए क्लियर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज योर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स में आपने देखा होगा जितने भी आपको कंपाउंड्स दिखेंगे जिसमें आपका हाइड्रोजन आयन होगा, HCl हो गया, H2SO4 हो गया,
HNO3 हो गया, ये जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं जिसमें आपको हाइड्रोजन आइटम दिखेगा, हाइड्रोजन का एटम दिखेगा, और ये जो है ये हाइड्रोजन एटम अपना देने को तैयार हो किसी और को, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज योर एसिड्स। जितने भी हैं जिसमें आपको हाइड्रोजन दिखेगा, इसीलिए हमारा जो पीएच होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि कितने हाइड्रोजन है भाई, कितना हाइड्रोजन ये दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। अब एसिड जो है वो क्या करते हैं, लिटमस, हम लिटमस टेस्ट करते आए हैं, बचपन से ही हमने लिटमस टेस्ट सुना था, सीखा था। व्हाट इज योर लिटमस टेस्ट? सो योर लिटमस टेस्ट इज अ टेस्ट विच शोज, इट इज अ इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर एज एन, इंडिकेट करेगा, जैसे अगर आप रोड पे चल रहे हो, यू आर ड्राइविंग नाउ, इफ यू वांट टू गो राइट और इफ यू वांट टू गो लेफ्ट, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गिव एन इंडिकेटर फर्स्ट, कि अच्छा यार मेरे को अब राइट जाना है, अच्छा यार मुझे अब लेफ्ट जाना है। सो नाउ वी हैव सर्टेन इंडिकेटर्स इन नेचर एज वेल, जो कि हमें ये हेल्प, हमें बताने में हेल्प करते हैं कि अच्छा बेटा जो तुम यूज कर रहे हो ना वो एसिड यूज कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से यूज करो, जो यूज करो वो बेस यूज करो, उसे थोड़ा ध्यान से यूज करो, वरना दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एसिड जो है वो बहुत कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव होते हैं एज इन पूरा एकदम जला देते हैं, ठीक है, कहीं भी पड़ जाए तो वो जगह साफ हो जाती है, साफ हो जाती है एज इन खराब हो जाती है, जल जाती है, खत्म हो जाती है, इन दैट केस फाइन। एंड इट इज वेरी अनसेफ टू यूज एसिड। सो दीज इंडिकेटर्स, जैसे एक इंडिकेटर है आपका लिटमस, ठीक है, ये है आपका लिटमस। अब ये जो लिटमस होता है ना, ये जो लिटमस होता है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये इस तरीके का कुछ पौधा होता है, पौधा नहीं, एल्गे और लाइक, इसे लाइकन बोलते हैं, ठीक है। लिटमस जो है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकन। ये जो पेड़ पे बैठा हुआ है ना, इसे लाइकन बोलते हैं। अगर आपको अपने घर के आसपास ये लाइकन वाइकन कुछ दिख रहा है, सो यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। रीजन बीइंग, ये जो लाइकन होता है, ये लाइकन आपको पोल्यूटेड एरियाज में नहीं मिलेगा। आप पहाड़ वहाड़ पे जाओगे जहां बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, वहां पे आपको ये सुंदर तरीके से उगा हुआ मिलेगा। बट इफ यू सी दिस, इफ यू वांट टू फाइंड दिस इन अ पोल्यूटेड एरिया, आप पता चला दिल्ली चले गए, गुड़गांव चले गए और बोलोगे कि मुझे लाइकन नहीं दिख रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब दिख ही नहीं सकता है आपको, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ लाइकन इन सच प्लेसेस। पटना में आपको लाइकन नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं ऊपरी वेस्ट चंपारण साइड, इधर उधर जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, बेसिकली फॉरेस्ट ज्यादा है ये वो, तो वहां पे यू कैन फाइंड दिस लाइकन। अब ये लाइकन क्या है, ये एक बहुत अच्छा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, दिस इज अ बायोलॉजिकल टर्म। इसमें जो है आपके दो पार्टनर्स होते हैं साथ में, और दोनों पार्टनर्स जो है बेनिफिटेड होते हैं, बोथ द पार्टनर्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। सो लाइकन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन हुम, एल्गे और फंगस। इसमें ये जो है पूरा, इसमें आपका एल्गे और फंगस साथ साथ में दोस्ती जैसे रह रहे हैं। इसमें एल्गे क्या करता है, एल्गे क्योंकि हरा होता है, एल्गे फंगस को खाना बना के देता है, और फंगस क्योंकि थोड़ा उसके पास घर वर अच्छा खासा होता है, तो फंगस अपना एल्गे को घर देता है। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पीपल। एल्गे गिव्स फूड टू द फंगस एंड फंगस गिव्स शेल्टर टू द एल्गी। ये जो लाइकन है, इसी लाइकन को एक्सट्रैक्ट करके वी मेक अ पेपर विच इज नोन एज योर लिटमस पेपर, विच इज द बेस्ट, और वी कैन से अ गुड एसिड बेस इंडिकेटर। बचपन में सबसे पहले हमें यही दिखाया जाता है, लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर क्या करता है, अगर आप इस लिस्ट, अच्छा ये चीज ध्यान रखना, ये एसिड बेस इंडिकेटर है, सो इट विल नॉट गिव कलर विद द न्यूट्रल थिंग्स। अगर आप इसे पानी में डालोगे तो इसमें कुछ नहीं पता चलेगा हमें, या तो ये एसिड में चेंज होगा या तो ये बेस में चेंज होगा इसका कलर, अदरवाइज कुछ नहीं। अब क्या होता है, एसिड में आप क्या डालोगे, दो टाइप के लिटमस पेपर हम लोग बनाते हैं, एक बनाते हैं हम लोग ब्लू and another is the red litmus paper. So when you put a blue litmus paper into the acid, acid का मतलब होता है खतरा, तो ब्लू लिटमस पेपर जो है एसिड में डालते ही वो कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम रेड इन कलर। देखो इस बंदे ने ब्लू लिटमस पेपर डाला, वो कैसा हो गया, लाल हो गया, क्योंकि एसिड मतलब खतरा। तो बस ऐसे याद रखो कि एसिड मतलब खतरा, तो एसिड में जो है लिटमस पेपर लाल होगा। अब कौन सा पेपर लाल होगा, अब आप लाल पेपर डालोगे सोल्यूशन के अंदर, तो लाल वाला तो लाल ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ब्लू डालोगे तो वो लाल होगा। तो एसिड के अंदर ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाता है, बेस के अंदर उल्टा होगा, रेड लिटमस डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। सिंपल, इसमें कुछ याद रखने जैसा नहीं है। ओके, नाउ एसिड्स हैं, एसिड्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज योर बेसिस।
बेसिस कैसे होते हैं? बेसिस जो होते हैं थोड़े बिटर होते हैं टेस्ट में, बिटर मतलब कड़वे टाइप्स होते हैं थोड़े। एंड इनका जो फील होता है स्लिपरी और सोपी होता है। जो आप सोप यूज कर रहे हो, शैम्पू यूज कर रहे हो, सब में बेस होता है। ठीक है। और इसके अलावा इनकी एक और प्रॉपर्टी है, इसमें आपको OH आयन मिलेगा, ये जो हाइड्रोक्साइड बोलते हैं जैसे, ये वाला आयन आपको इसमें मिलेगा, NaOH, KOH, और इस तरह की जितनी भी चीजें होगी जहां पे भी ये OH ग्रुप लगा होगा, समझ जाना कि ये बेस है भाई। ठीक है। अब इनका जो बेसिस आर नोन टू टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो लिटमस वाला कंसेप्ट तो क्लियर है कि एसिड में लाल हो जाता है, क्या लाल होगा? ब्लू लिटमस रेड होगा। ठीक है। उसके बाद बेसिस में क्या होगा? रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, ऑपोजिट। न्यूट्रल हो गया, जो सब्सटेंसेस ना ही एसिड है ना ही बेस है। बेस्ट एग्जांपल इज योर वाटर। वाटर में अगर आप देखोगे इसका फॉर्मूला होता है H2O, ये ना कुछ इस तरह से निकल के आता है जब ब्रेक होता है तो इसीलिए, सॉरी ये माइनस होगा, तो इसीलिए ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। नेक्स्ट इज योर इंडिकेटर्स। अब जो इंडिकेटर्स होते हैं, नेचर में ऐसा नहीं कि हमारे पास एक इंडिकेटर है, नेचर में वी हैव डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स। पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें नेचर से मिल जाते हैं। ठीक है। जो हमें नेचुरली अकरिंग जितने भी चीजें, जैसे लाइकन से हमें कुछ मिल रहा है, टर्मरिक हम लोग यूज कर रहे हैं, हल्दी। आपने हल्दी को भी देखा होगा, जब आप आपके कपड़ों पे हल्दी का दाग वाग लग जाता है, जब आप उस पर साबुन लगाते हो तुरंत जाके, तो कैसा हो जाता है? वो लाल हो जाता है। ठीक है। अभी आपको समझ आएगा कि वो लाल क्यों होता है। तो इसलिए आप कभी भी हल्दी गिरे ना, तो उस पर डायरेक्टली साबुन नहीं लगाना चाहिए, उसका कुछ अलग प्रोसेस होता है, वो मम्मी लोग को पता होता है। ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। और अगर आपको नहीं पता है तो आप मम्मी को कॉल करो, उनसे पूछो कि अगर हल्दी का दाग लगा है तो क्या किया जाए। ठीक है। क्योंकि साबुन लगाने से तो लाल हो जाएगा, क्योंकि हल्दी पे जैसे ही बेस लगेगा, जैसे ही टर्मरिक, टर्मरिक एक ऐसा इंडिकेटर है, टर्मरिक पे आप जैसे ही बेस रगड़ोगे, कोई भी बेस डालोगे, तो टर्मरिक जो है वो बेस के साथ रेड कलर देता है। इसीलिए हल्दी में जैसे ही आप साबुन लगाते हो, वो कपड़े पे लाल रंग छोड़ देता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे नेचुरल इंडिकेटर्स की, तो लिटमस हमें पता ही है लाइकन से मिलता है। लाइकन अगर आपको अपने के घर के अगल बगल में दिख जा रहा है तो आप बहुत खुशनसीब इंसान हो, आप एक अच्छी जगह पे रह रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट इज योर टर्मरिक। टर्मरिक पता ही है आपका, टर्मरिक जो है हल्दी है, हल्दी का कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट इज योर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। व्हाट आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स? दीज आर योर केमिकल इंडिकेटर्स, जो भी केमिकल्स हम यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर टू शो वेदर इट इज अ एसिड और बेस। सो इसमें जो हम बचपन से यूज करते हैं मोस्टली लैब्स वगैरह में, वो है फिनोफ्थिलिन। फिनोफ्थिलिन इज यूज्ड फॉर टाइट्रेशन ऑल्सो। जब हम लोग स्कूल में टाइट्रेशन करते हैं 11वीं 12वीं में, या फिर हायर स्टडीज में, तो वहां पे टाइट्रेशन के टाइम पे फिनोफ्थिलिन को यूज किया जाता है। अब ये जो फिनोफ्थिलिन होता है, ये सबको याद रहता है कि पिंक कलर देता है। ठीक है। ये क्या करता है? ये पिंक कलर देता है। अब ये पिंक कलर देता किसके साथ है, ये कंफ्यूजन हो जाता है। और कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस जो है मल्टीपल एग्जाम्स में देखे गए हैं। ठीक है, कि फिनोफ्थिलिन गिव्स पिंक कलर विद एसिड, बेस, न्यूट्रल सब्सटेंस और समथिंग। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना। हल्दी है, हल्दी को आप, आपके कपड़ों पे हल्दी गिरता है, उस पर साबुन लगाते हो तो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। इसका मतलब हल्दी है जो है वो रेड कलर दे रहा है किसके साथ? बेस के साथ, बिकॉज सोप इज अ बेस। उसी की तरह फिनोफ्थिलिन जो है वो भी पिंक कलर दे रहा है किसके साथ? बेस के साथ। एसिड के साथ अगर उस पे एसिड लगाओगे, फिनोफ्थिलिन पे एसिड डालोगे, फिनोफ्थिलिन एसिड के अंदर डालोगे, सो व्हाट विल हैपन? इट विल रिमेन कलरलेस। बट अगर आप बेस के अंदर फिनोफ्थिलिन डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? हल्का सा पिंक, लाइट पिंक, बहुत प्यारा सा पिंक कलर देता है वो। ठीक है। सो फिनोफ्थिलिन with acid will be colorless। फिनोल्फिलीन एसिड के साथ, और बेस के साथ क्या देगा? पिंक कलर। ओके। नेक्स्ट इज योर ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल फैक्ट्री का मतलब होता है नोज से रिलेटेड चीजें। जैसे हमारे फेस में ना अलग अलग नर्व्स होते हैं, तो जैसे अगर आपकी बात करें हम ऑप्टिक, ऑप्टिक का अगर कुछ भी कहीं लिखा हुआ है तो समझ जाओ आंखों से रिलेटेड कुछ है। अगर हम बात करें ऑडिटरी, अगर ऑडिटरी कहीं भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ कान से रिलेटेड कुछ चल रहा है। ठीक है। उसी तरह अगर आपका कहीं भी कुछ टर्म दिया है ओल फैक्ट्री, तो इस टर्म को देख के घबराना नहीं है। ओल फैक्ट्री का मतलब होता है कुछ तो आपका स्मेल से रिलेटेड है। ठीक है, समथिंग रिलेटेड विथ स्मेल। तो कुछ कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपके ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होते हैं। जैसे आप अनियन का एग्जाम्पल ले लो, आप अनियन खाते हो, गार्लिक खाते हो, जिंजर खाते हो, तो सारी जितनी चीजें हैं सबका एक यूनिक स्मेल है।
तो स्मेल से भी आपको पता चल जाता है कि अच्छा इस खाने में लहसुन है, अच्छा इस खाने में प्याज है। ठीक है, वो स्मेल ही काफी होती है। तो उस टाइप के इंडिकेटर को बोलते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, ये लिटमस वाला कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, ये ध्यान देना, ये जैसे रेड रोज है, इस रेड रोज को भी हम इंडिकेटर जैसे यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम डालेंगे इस रेड रोज का, अगर हम रस निकालेंगे और इसको अगर किसी एसिड में डालेंगे तो वो हमें रेड कलर देगा। ठीक है, और अगर हम बेस में डालेंगे तो ग्रीन देगा। तो अगेन रेड रोज को अगर एसिड में डालते हैं तो रेड कलर देगा क्योंकि एसिड खतरा है, तो रेड देगा, और ग्रीन देगा बेसिक में। टर्मरिक का ध्यान रखना, टर्मरिक जो है जैसे ही आप बेस में डालोगे, ठीक है, ये देखो ये बेस है, बेस में डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा, एकदम खून खून जैसा लाल हो जाता है। फाइन। उसी तरह अब ये टर्मरिक जो है, अगर उस पे आप नॉर्मल न्यूट्रल पानी डालोगे बस तो येलो ही रहेगा। एसिड डालोगे तो भी वो येलो रहेगा। बेस अगर आपने उस पर साबुन डाल दिया तो भूल जाओ कि वो दाग कभी खत्म होगा, वो लाल हो जाएगा और आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। ठीक है, और भी अदर हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। बीटरूट यूज कर सकते हो, पर्पल कैबेज यूज कर सकते हो, जामुन यूज कर सकते हो, ये वाला फूल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपको पता ही है, ऑनियन हो गया, वेनिला का एक्सट्रैक्ट हो गया, क्लोव ऑयल हो गया। अब इसमें एसिड और बेस को लेके लिखा हुआ है कि जैसे अगर आप अनियन को एसिड में डालोगे तो स्मेल रह जाता है, बेस में डाल दोगे तो उसका स्मेल खत्म हो जाएगा। तो those things are not that much important. Next is your neutralization. What is neutralization? This is important. So neutralization में क्या होता है? हम एसिड और बेस को मिलाते हैं और हमें अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलता है? सॉल्ट और पानी। ठीक है, और कई बार थोड़ा हीट भी निकल के आ जाता है कुछ कुछ रिएक्शंस में। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, जैसे अगर हीट निकल के आ रहा है तो हीट बाहर आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब कि कोई चीज बाहर निकल के आ रही है, और थर्मिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू हीट। तो एक्सोथर्मिक का मतलब कि कोई आप रिएक्शन करोगे तो उससे आपका हीट निकल के आ रहा है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, जब हम चूना मिलाते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो उसकी जो बाल्टी होती है जो जिसमें चूना हम मिला रहे होते हैं, वो थोड़ा गर्म हो जाता है पानी वगैरह डालने के बाद। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो हीट रिलीज करता है। सो दोस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक मतलब, एंडो का मतलब होता है कि किसी चीज को हमें देना पड़ रहा है, डालना पड़ रहा है, जैसे हमें एंडो, और थर्मिक मतलब हीट। सो इधर एंडोथर्मिक रिएक्शन में वी हैव टू पुट हीट। रिएक्शन करवाने के लिए आपको हीट देने की जरूरत है। एक्सोथर्मिक में क्या है? रिएक्शन के साथ आपको हीट निकल के आ रहा है। तो दो चीजें ध्यान रखना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट इज योर न्यूट्रलाइजेशन जो है, अगेन कुछ नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एक दूसरे को खत्म कर देना, न्यूट्रलाइज कर देना। हम बोलते हैं ना, हमने पाक को न्यूट्रलाइज कर दिया, हमने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, हमने टेररिस्ट उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। हम बहुत लेमन टर्म्स में कई बार इस चीज को यूज करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। सो यहाँ पे क्या करता है? एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज करता है, और जब ऐसा होता है तो उस केस में हमारा क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। दिस सॉल्ट इज नॉट गुड। अब आप बोलोगे कि फिर हमें यही सॉल्ट इसी तरह से यूज करना चाहिए, बट ये सॉल्ट जो होता है ये केमिकल वाला सॉल्ट होता है, ये आप खा नहीं सकते हो। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि एसिड बेस मिक्स करके, सॉल्ट नहीं है घर में तो चलो यार सॉल्ट ही बना लेते हैं, ऐसे ही बना के खा लेते हैं। नो, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, सो एसिड एंड बेस विल गिव यू सॉल्ट, और पानी देता है थोड़ा, काफी बार हीट भी देता है। हीट देगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Fine. Now you can do these questions. So first question is your an example of physical change. Physical change का example कौन सा है? Blackening of silverware, burning of candle, making of curd from milk, dissolving of sugar. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, एक स्पेशल चीज ये है, जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ना, इट इज अ स्पेशल केस, जो कि आप कह सकते हो फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका एक कैंडल जल रहा होता है तो उसमें क्या होता है? जो जलने वाला पार्ट है, जो फ्लेम वाला पार्ट है, दैट इज योर केमिकल चेंज। बट जो ये वैक्स मेल्ट हो रहा है ना, नीचे जा रहा है, वो उसे फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? बर्निंग ऑफ कैंडल, इसका मतलब ये केमिकल चेंज की बात कर रहा है। फाइन। और जो वैक्स मेल्ट होगा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को मेल्ट कर रहे हो, आप उसको दोबारा से कैंडल बना सकते हो। सारा वैक्स टेबल पर से उठा लो, उसको वापस से गर्म करो, वापस से कैंडल बना लो। ठीक है, सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स विल बी अ फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। तो इस चीज का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर, सिल्वरवेयर ब्लैक क्यों होता है? कोई भी चीज काली क्यों हो रही है? जैसे एक और एग्जांपल है रस्टिंग। रस्टिंग क्या होगा? रस्टिंग विल बी योर केमिकल चेंज। क्यों? व्हाट इज रस्टिंग? रस्टिंग इज
ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन की जो अपर लेयर होती है वो मॉइस्चर की वजह से और इसकी वजह से क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, और वो क्या फॉर्म करती है, एक ब्राउन कलर देखते हो ना, जंक लग जाता है ब्राउन ब्राउन कलर का। ये ब्राउन कलर होता क्या है, कहाँ से आता है, ये होता है आपका आयरन ऑक्साइड। आपका जितना हवा में मॉइस्चर है, एयर है, आयरन क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड बना देता है। और उसका ऑक्साइड किस कलर का होता है, तो उसका ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। उसी तरह ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर, सिल्वरवेयर, आपने चांदी के बर्तन लिए, चांदी का कोई आपका पायल है, कुछ है, आप उसे रख दो 10 दिन के लिए, क्या होता है, काला पड़ जाता है। क्यों काला पड़ता है, क्योंकि वो नेचर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर रहा है और सिल्वर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड बना देता है, तो उसकी वजह से वो होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इट इज अ केमिकल चेंज। मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, अगेन मिल्क एक बार, ठीक है, कर्ड बन गया, आप कर्ड से मिल्क बना सकते हो दोबारा, कभी नहीं। तो ये भी क्या है आपका केमिकल चेंज है। तो ये तीनों केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज सिर्फ ये है बचा हुआ डी ऑप्शन, कि आप जब शुगर को वाटर में डालते हो तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। अब आप बोलोगे शुगर से पानी को हम अलग कैसे करेंगे, वो कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है बट फिर भी पॉसिबल है। ओके, ये थर्मोप्लास्टिक वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब ये बताओ, कीमोथेरेपी इज, व्हाट इज कीमोथेरेपी? use of heat for therapeutic effect, use of chemical for therapeutic effect, use of natural reagent for therapeutic effect, and option D is all of the above और E is none of the above। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, meanwhile let's end this video here, and for the part 2 stay tuned, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड फिजिक्स की सीरीज, सो गो एंड वॉच द फिजिक्स सीरीज फर्स्ट। ठीक है, सो दैट यू कैन कंप्लीट द प्लेलिस्ट। थैंक यू एंड जय हिंद।